इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजंस एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जो सेंट्रल बोर्ड है उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी नया ऐड किया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। नेक्स्ट इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ESIC कॉर्पोरेशन है उसका कंपोजिशन क्या है। देन नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है ये इस कोड में नया लाया है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, उसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देन हर एक स्टेट में एक अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड भी होगा, वो भी उसका कंपोजिशन एक्सप्लेन किया है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जैसे कि देखो PF वगैरह जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सो उसका EPF ऑर्गेनाइजेशन, तो एग्जाम EPS EPF का है तो वहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। यहाँ पे कैसे होता है ऑफिसर से अपॉइंटमेंट वगैरह, तो वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन जो वेरियस स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम कर सकता है, कौन सी स्कीम है, 4 प्राइमरी स्कीम यहाँ पे एक्सप्लेन की है। देन जो फंड्स है जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम हो गया, तो उसमें कितना कितना पैसा कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, वो सब फैक्ट वगैरह यहाँ पे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। देन यहाँ पे देखो किसको प्रायोरिटी मिलेगी जो कंट्रीब्यूशन है वो, तो वह उसको भी एक्सप्लेन किया है। किस किस को ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, कोऑपरेटिव वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, ठीक है। देन ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन है कि लार्ज एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो अपना खुद का PF बना सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, डिपॉजिट रूल जो है वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को आखिर तक देखना, सो दैट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। हेलो एवरीवन, सो फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर किए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की। अभी ये पार्ट 2 है, यहाँ पे हम चैप्टर 2 कवर करेंगे सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले समझो कि यहाँ पे सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया है, इसी को सेंट्रल बोर्ड भी बोलते हैं। अभी ये सेंट्रल बोर्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे इस सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ये प्राइमरी बॉडी है, इसका काम क्या है, मैनेज एंड एडमिनिस्टर करना प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम जो है, इन तीनों को मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन का काम सेंट्रल बोर्ड का है। तो सेंट्रल बोर्ड को ये भी बोलते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब ये बोर्ड का कंपोजिशन देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कंपोजिशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप, इसका एक चेयरपर्सन एक होता है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है, दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 लोग होते हैं इस बोर्ड में, ठीक है, फ्रॉम विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के 15 तक होते हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। देन एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के 10-10 पर्सन है बोर्ड में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूटिव हेड मतलब CEO जो होता है इसका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, मतलब जस्ट बिकॉज ही इज मेंबर ऑफ जस्ट बिकॉज ही इज CPFC, सो ऑटोमेटिकली ही बिकम मेंबर ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बनाई है इसको किस लिए, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और इंश्योरेंस स्कीम जो है, इनको ये सारी स्कीम्स जो है इनको मैनेज और एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये बोर्ड करता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो इसका लीगल स्टेटस क्या है, ये जो बोर्ड है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ये वर्ड है ना ऑर्गेनाइजेशन में बार बार आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट एक बार में ही समझ लो क्या है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक लीगल एंटिटी होती है वो, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, मतलब ये इसका भी एक एग्जिस्टेंस होता है, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम पीपल who are in the body or who sit on it, ठीक है। It has perpetual succession, मतलब चाहे उसमें मेंबर आए जाए तो वो बॉडी कंटिन्यू काम करती रहेगी, बॉडी कंटिन्यू एग्जिस्टेंस करती रहेगी, ठीक है। उसका सक्सेशन परपिचुअल है, उसकी कॉमन सील होती है और वो किसी पर भी स्यू कर सकते हैं एंड कैन गेट सुड, किसी पर भी कोर्ट में केस कर सकते हैं और कोई भी उन पे भी केस कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब। तो ये जो है बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। देन वो क्या करती है यहाँ पे, कमिटी असिस्टेंस के लिए वो अपने एग्जीक्यूटिव कमिटी, एडिशनल कमिटी बना सकती है, ठीक है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
इंपॉर्टेंट को मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगा के रखा है और मैं बताता भी जाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर, मतलब यहाँ इनका जो काम है बहुत सारा है, तो वो अपना कुछ काम नीचे पे दे सकते हैं, ठीक है, नीचे। सो दे कैन डेलीगेट इट्स पावर्स एंड फंक्शंस टू चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव कमिटी या फिर एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स सच एज सीपीएफसी। और स्टेट बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनके पास भी सिमिलर पावर है डेलीगेशन की। अब इनका टेन्योर और सर्विस कंडीशन देखो एक्ट में टेन्योर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, एक्ट में ये लिखा है कि इनका ये सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेंगी, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन, ठीक है। देन कंटिन्यूटी रूल, मतलब मेंबर अगर लूज करता है, मतलब मेंबर हुज टर्म हैज एक्सपायर्ड, उसकी जो टर्म है खत्म हो गई, सो दैट मेंबर मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल सक्सेसर इज ऑफिशियल अपॉइंटेड। जब तक उसका सक्सेसर ऑफिशियल अपॉइंट नहीं होता तब तक वही मेंबर कंटिन्यू करेगा। तो ये एक याद रखिए। और इसका फंक्शन क्या है वही बताया मैंने फंक्शन शुरू में कि ये जो फंड है तीनों, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम इनका होता है और जो भी काम इनको गवर्नमेंट बताए वो भी करना पड़ता है इनको, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल है कि अकॉर्डिंग टू नीड्स ये काम करते हैं। मेन काम इनका फंड का एडमिनिस्ट्रेशन का है। अभी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेक्शन 5 में मेंशन करिए, वो है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इनका क्या काम है, जो हेल्थ एंड सोशल इंश्योरेंस है वर्कर्स को जो प्रोवाइड करिए, हेल्थ इंश्योरेंस सोशल इंश्योरेंस, उनको मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम ESIC का है। तो यहाँ पर भी देखो सेम है, इट इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कैन स्यू एंड कैन गेट स्यूड, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर भी एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन, दोनों अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल। यहाँ पर भी सेम है, 5 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, 1 पर्सन रिप्रेजेंटिंग ईच स्टेट, मतलब हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला एक पर्सन यहाँ पे है। तो ESIC में और ये जो सेंट्रल बोर्ड है इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के 15 मेंबर क्लियरली लिखे हैं और ESIC में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ESIC में क्या लिखा है, हर एक स्टेट से एक पर्सन आएगा, तो ये डिफरेंस है। और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों की तरफ से 10-10 लोग आएंगे, ठीक है, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने वाले 10 लोग। मेडिकल प्रोफेशनल 2, मेडिकल प्रोफेशनल क्यों है ESIC में, देखो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, सोशल इंश्योरेंस, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स का काम वही है कि वेरीफाई करना, मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू करना, ठीक है। तो 2 मेडिकल पर्सन भी है, प्रोफेशनल भी है इस ESIC कॉर्पोरेशन में, ये भी याद रखो। देन कौन है, देन देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, मतलब 3 MP है टोटल, 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से। और एग्जीक्यूटिव हेड इसका डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन, सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसकी भी कमेटी होती है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट कमेटी, एडिशनल कमेटी, ये बाद में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ो कि स्टैंडिंग कमेटी का काम है डे टू डे जो काम होता है उसको एडमिनिस्टर करने का, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट कमेटी का काम क्या है, असिस्ट करना कॉर्पोरेशन को एंड स्टैंडिंग कमेटी को विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सर्टिफिकेट वगैरह चेक करना, तो वो हो गया, ठीक है। देन इनका टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन देखो, यहाँ पर भी सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कितना लेंथ ऑफ टाइम, कितना सर्विस कंडीशन जो भी है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और यहाँ पर भी सेम है, कंटिन्यूटी रूल, अगर टर्म एक्सपायर होती है किसी मेंबर की तो वो कंटिन्यू करेगा जब तक उसका सक्सेसर अपॉइंट नहीं करते। फंड का काम यही है, मतलब ये ESIC काम यही है, जो फंड है इंश्योरेंस फंड उसको एडमिनिस्टर करना। देन नेक्स्ट देखो सेक्शन 6 में क्या लिखा है, सेक्शन 6 में सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के बारे में लिखा है। सोशल सिक्योरिटी बोर्ड यहाँ पे 2 टियर सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है। 2 टियर सिस्टम, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। अब ये जो बोर्ड है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना, वेलफेयर प्रोटेक्शन के लिए, इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीडरशिप, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि नया नया बना है ये। पहले के एक्ट में कोई भी एक्ट जो था पहला, मतलब ESIC एक्ट था पहला, PF का एक्ट था, वहां पे ये बॉडी जो है ऑलरेडी मेंशन है। ये जो बॉडी है ना, ये ऑलरेडी पहले वाले एक्ट में भी ये सेम है। जब मैं ये एक्ट अलग से पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये बोर्ड, ये सब सेम आपको देखने को मिलेगा।
नए वाले कोड में और पिछले वाले एक्ट में ये दोनों सेम है, लेकिन ये जो पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ये नया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कोड में लाया गया है क्योंकि ये भी पहले नहीं थे ना, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो लीडरशिप सीधा यूनियन मिनिस्टर जो भी रहे, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो चेयरपर्सन है इसका सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखो। देन जो सेक्रेटरी होगा उसी मिनिस्ट्री का, लेबर मिनिस्ट्री का, तो वो वाइस चेयरपर्सन होगा। अब यहाँ पे टोटल मेंबर देखो 40 टोटल नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। 7 लोग रिप्रेजेंट करेंगे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर के साइड से 7 लोग इस बोर्ड में जाएंगे। फिर एम्प्लॉयर के साइड से 7 लोग इस बोर्ड में होंगे। सिविल सोसाइटी के साइड से 7 लोग होंगे, मतलब सिविल सोसाइटी में से 7 लोग यहाँ पे होंगे। 3 MP है, 10 लोग फ्रॉम वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज से आएंगे, मतलब दे विल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, एंड 5 रिप्रेजेंट्स स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 1 फ्रॉम UT, तो ये पूरे मिला के होते हैं 40। मैनेजमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर सर्व्स एज मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, रूल्स एंड टेन्योर। ये जो बोर्ड का टर्म है वो 3 साल का है, बोर्ड मेंबर्स भी है वो भी 3 साल उनका टर्म रहेगा। और यहाँ पे ये कंडीशन क्या है कि बोर्ड मस्ट मीट एटलीस्ट 3 टाइम्स ईयर, मतलब साल में कम से कम आपको 3 बार मिलना ही मिलना है, कंपल्सरी है। फिर इक्वालिटी, मतलब एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सबका, SC ST माइनॉरिटी वुमन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख याद रखो कि बोर्ड का टर्म, बोर्ड मेंबर्स का टर्म 3 साल है, एंड बोर्ड मस्ट मीट एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर, तो 3 सिंपल है याद रखने के लिए भी। इनका मेन फंक्शन क्या है देखो, अब जो नए वेलफेयर प्रोग्राम सपोज कुछ बनाना है तो वो रिकमेंड करना गवर्नमेंट को कि इनके लिए ये वेलफेयर प्रोग्राम डिजाइन करो अलग से। फिर गवर्नमेंट को एडवाइस करना, लीगल इश्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू को लेके एडवाइस करना, ठीक है, रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। फिर जो वेलफेयर स्कीम ऑलरेडी चल रही है उनका मॉनिटर करना, फिर रिव्यू करना कैसा काम हुआ, सो वो सब इनका काम है। जो फंड है वेलफेयर फंड, कैसा पैसा खर्च हुआ, तो वो फंड है, तो वो इनका काम है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये सेटअप करना है अपना खुद का बोर्ड टू मैनेज लोकल वेलफेयर नीड्स। बोर्ड में कौन है, यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर होगा लेबर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो ऑटोमेटिक इसका चेयरपर्सन होगा, उसका सेक्रेटरी वो वाइस चेयरपर्सन। सेम जैसा यहाँ पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में है यूनियन मिनिस्टर चेयरपर्सन रहता है, वैसा ही स्टेट में स्टेट मिनिस्टर चेयरपर्सन रहता है हर एक स्टेट बोर्ड का। और यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि एक मेंबर स्टेट, हर एक स्टेट बोर्ड में एक मेंबर रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उनको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 31 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, फर्क समझो कि यहाँ पे 40 मेंबर्स है, नेशनल लेवल का जो बोर्ड है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड वहां पे 40 है और यहाँ पे 31 मेंबर्स है। तो 31 मेंबर्स यहाँ पर भी देखो वर्कर्स के साइड से और एम्प्लॉयर के साइड से 7 आ रहे हैं। फिर 5 सिविल सोसाइटी से 5 लोग आ रहे हैं, MLA 2, 10 फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट वेरियस डिपार्टमेंट। तो इनका भी देखो टर्म जो है वो 3 साल का टर्म है। दे मस्ट मीट मोर फ्रिक्वेंटली एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, मतलब साल में 4 बार। ये फर्क है, वहां पे 3 बार था, यहाँ पे साल में 4 बार। एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है कि 4 टाइम्स ए ईयर। व्हाट आर देयर फंक्शंस, फंक्शंस वही है जो लोकल स्कीम क्रिएट करो, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका रजिस्ट्रेशन का काम, ID वगैरह इशू करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग करना, फाइनेंशियल रिव्यू करना, इनके लिए एडवाइजरी कमिटीज होती है। तो दे कैन क्रिएट एडवाइजरी कमिटीज उनको हेल्प करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो सेक्शन 7 में क्या लिखा है, और जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके वेलफेयर के लिए एक अलग से बोर्ड क्रिएट किया है, यहाँ पे डेडिकेटेड बोर्ड क्रिएट किया है। और ये कौन करेगा, हर एक स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो हर स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड बोर्ड फॉर वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स।
तो ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। इसका कंपोजिशन देखो, चेयरपर्सन नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट बाय स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल का एक मेंबर रहेगा यहाँ पे, बाकी 15 मेंबर है यहाँ पे। यहाँ पर इक्वल बैलेंस, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स, स्टेट के, एम्प्लॉयर के, बिल्डिंग वर्कर्स के, हर एक को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वल मेंबर्स होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 मेंबर होने चाहिए वो वुमन हो। तो ये जो बोर्ड है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनाया है। इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया, बस बोला है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड बोर्ड इनके लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। और वहाँ पे सारे मतलब एम्प्लॉयर के साइड से जितने आ रहे हैं उतने ही गवर्नमेंट के साइड से होंगे, उतने ही वर्कर्स के साइड से होंगे, और एटलीस्ट एक महिला। इसका लीडर होगा सेक्रेटरी, बोर्ड अपॉइंट करता है एक सेक्रेटरी, वो दैट सेक्रेटरी विल एक्ट एज सीईओ, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? डेथ डिसेबिलिटी के केस में हेल्प प्रोवाइड करना, पेंशन प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स है, गिग वर्कर, तो उनका एजुकेशन के लिए स्कीम क्रिएट करना, ठीक है। मेडिकल हेल्थ, मैटरनिटी, स्किल प्रोग्राम चलाओ, हाउसिंग के लिए कुछ प्रोग्राम चलाओ, तो जनरल वेलफेयर। अब इनका ओवरसाइट, बोर्ड हैज पावर टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड। ये अलग से फंड बना है इनके वेलफेयर के लिए, तो ये बोर्ड क्या कर सकता है, इसके ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, उसके पास ये पावर है। ये फंड में पैसा कहाँ से आता है? जो कंस्ट्रक्शन सेस पेड करते हैं एम्प्लॉयर, तो उससे आता है। अब देखो सेक्शन 8 में क्या लिखा है, रूल्स लिखे हैं कि कौन मेंबर बन सकता है। ये सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी तक पढ़ी, इसका मेंबर कौन कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? अगर कोई बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो उस बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। कोई अनसाउंड माइंड है, ठीक है, मेंटली अनफिट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड किसका है और वो कन्विक्ट हुआ है कोर्ट में, फिर कोई एम्प्लॉयर है वो खुद डिफॉल्टर है, मतलब उसने खुद ने पीएफ का एसआई का कंट्रीब्यूशन दिया नहीं, तो वो नहीं बन सकता। देन कोई एमपीएमएलए है, वो अब एमपीएमएलए रहा नहीं, तो वो भी ऑटोमेटिक मेंबर नहीं बनेगा उसका, ठीक है, दे विल लूज देयर सीट ऑन द बोर्ड। फिर कोई एमपीएमएलए है, वो सपोज मिनिस्टर बन गया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बना, डिप्टी चेयरमैन बना, तो वो ऑटोमेटिकली इस बोर्ड का मेंबर नहीं रहेगा। दे मस्ट स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड अनलेस दे आर मिनिस्टर सर्विंग इन एक्स ऑफिशियो, मतलब मिनिस्टर ऑफ लेबर बन गया तो वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो वो चेयरपर्सन बन जाएगा। तो वो छोड़ के अगर बाकी मिनिस्टर बना या फिर बाकी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ये बना, तो वो उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देन इनको हटा सकता है गवर्नमेंट, जी हटा सकते हैं। क्यों? डिस्क्वालिफिकेशन अगर हुआ ये वाले केस में तो हटा सकते हैं। अगर वो अब्सेंट रहे फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग तो उनको हटा सकते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये जो बोर्ड के जो मेंबर है उनको हटा सकते हैं कि गवर्नमेंट वो पढ़ रहा है। यहाँ पे उसने जो मेंबर है अपनी पोजीशन का अब्यूज किया, मिसयूज किया, फिर दे नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द ग्रुप, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर है तो वो सपोज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो एम्प्लॉयर्स को, तो वो ऑटोमेटिक हटा सकते हैं गवर्नमेंट उसको। फिर उसका एक्सपर्टीज नहीं है, अगर ऐसा लगा कि वो एक्सपर्टीज नहीं है उनके पास तो उनको हटा सकते हैं गवर्नमेंट। तो ऑप्शन में अगर ऐसा दिखा कि ये सब रीजन के वजह से इस बोर्ड को सरकार हटा सकती है तो हटा सकती है, लेकिन हटाने से पहले उनको एक नोटिस देना पड़ता है और दे मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स। और उसके अलावा वो रिजाइन भी कर सकते हैं सीधा गवर्नमेंट को लिख के। तो यहाँ पे याद रखो लिखना किसे है? गवर्नमेंट को। और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उनको ये करना है, एक्सप्लेन करना है, पहले ही डिस्क्लोज कर देना है जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए कि रिक्यूजल वंस द इंटरेस्ट इज डिस्क्लोज। एक बार आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया तो आप उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा उसमें पार्ट नहीं ले सकते। तो ये है। फिर सेक्शन 9 to 13 यहाँ पे पढ़ते हैं। सेक्शन 9 में क्या है? मीटिंग्स एंड कोरम वगैरह दिया है, मतलब कितने बार आपको कितने रेगुलर इंटरवल में मीट करना है वगैरह।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस पे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन, ये थोड़ा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है कि जो CPFC है एंड डायरेक्टर जनरल है वो होल टाइम ऑफिसर है। होल टाइम ऑफिसर मतलब दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी अदर जॉब और वर्क दैट इज नॉट कनेक्टेड टू ऑफिशियल ड्यूटीज, कोई आउटसाइड का काम नहीं कर सकते, दे आर होल टाइम ऑफिसर्स। देन गवर्नमेंट ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल ले सकती है, पावर टू टेक ओवर एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सपोज अनेबल टू परफॉर्म, तो उन्होंने काम नहीं किया, फिर काम डिले कर रहे हैं, फिर अपनी पावर का अब्यूज कर रहे हैं, उस रीजन की वजह से गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, राइट टू बी हर्ड ऑफ कोर्स उनके पास रहेगा। देन गवर्नमेंट मैनेज करेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है until it is reconstituted and parliamentary oversight, तब तक आपको पार्लियामेंट में फुल रिपोर्ट देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अभी देखो स्टेट बोर्ड, स्टेट प्रोविडेंट फंड का बोर्ड और रीजनल ESI बोर्ड, ये जो बोर्ड है ना प्रोविडेंट फंड का, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकता है बोर्ड फॉर स्पेसिफिक स्टेट, लेकिन कंसल्ट करने के बाद, कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट रीजनल ESI बोर्ड, ये जो है ESI कॉर्पोरेशन के पास पावर है रीजनल बोर्ड लोकल कमिटी स्टेब्लिश करने की। तो दोनों में फर्क समझो, स्टेट प्रोविडेंट फंड बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर सकता है विद कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, एंड ESI बोर्ड जो है इंश्योरेंस वाला, तो वो खुद ESI कॉर्पोरेशन के पास पावर है अपॉइंट करने की रीजनल बोर्ड। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यहाँ पे ESI के पास, कॉर्पोरेशन के पास। और यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडिशनल ड्यूटी दे सकता है, वही लिखा है, नथिंग इम्पोर्टेंट। जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्सपेंस हो रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता है। अब यहाँ से चैप्टर 3 शुरू होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, यहाँ से इससे क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी आ चुके। तो EPFO जो है प्रोविडेंट फंड जो है, ये किसके लीडरशिप में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO जो है वो मैनेज करता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में यही लिखा है कि लीडरशिप एंड स्टाफ ऑफ EPFO कैसे अपॉइंट होता है, मैनेज होता है, और ये वेरियस फंड्स जो है वो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो EPFO का जो मेन लीडर है तो वो है CPFC, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड CPFC सर्व्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड, ये ऑलरेडी हमने देखा है सेंट्रल बोर्ड के केस में, उसका CEO कौन है, CPFC, एंड EPFO का हेड भी यही है। अकाउंटेबिलिटी देखो, CPFC ऑपरेट्स अंडर जनरल कंट्रोल एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड, मतलब CPFC जो है वो इनके सुपरविजन में काम करता है बोर्ड के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर एक है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर भी होता है टू असिस्ट CPFC, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। अब सेंट्रल बोर्ड है अथॉरिटी टू अपॉइंट एडिशनल, अभी ये जो सेंट्रल बोर्ड है इसके पास पावर है एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनको अपॉइंट करने का पावर सेंट्रल बोर्ड के पास है। तो जो भी जरूरी ऑफिसर है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द EPFO एंड वेरियस फंड, हाई लेवल पोजीशन के लिए CPFC, एडिशनल CPFC यहाँ पे या फिर पोस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप A ग्रुप B अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कंसल्टेशन जरूरी है, ठीक है, मस्ट होना चाहिए, मस्ट है, मतलब कंसल्टेशन होना ही चाहिए विद UPSC। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई ऑलरेडी IAS ऑफिसर है या फिर ऑलरेडी ग्रुप A B में है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर काम 1 साल या 1 साल से कम है तो, ठीक है, कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, अपॉइंटमेंट इज फॉर 1 ईयर और लेस, मतलब 1 साल या 1 साल से कम अपॉइंटमेंट है और ऑलरेडी कोई IAS है या ग्रुप A B में है तो वहाँ पे कंसल्टेशन जरूरी नहीं है। अदरवाइज UPSC से कंसल्टेशन मैंडेटरी है, तो ये बात याद रखो। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस देखो, इनका सैलरी, डिसिप्लिन, रूल्स वगैरह, देयर सैलरीज आर पेड आउट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये जो CPFC, फाइनेंशियल एडवाइजर, सब जो ऑफिसर है उनके सैलरी प्रोविडेंट फंड जो बना है
देखो प्रोविडेंट फंड में पैसा कहाँ से आता है, जो एम्प्लॉयर अपना शेयर दे रहा है, एम्प्लॉय अपना शेयर दे रहा है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो भी फंड में जा रहा है ना। तो फंड में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा आ रहा है, तो वो जो पैसा आ रहा है तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है, ऑफिसर कर रहे हो तो उनकी सैलरी वगैरह वो प्रोविडेंट फंड से ही आती है। सैलरीज कैनॉट एक्सीड स्केल प्रोवाइडेड प्रोविडेंट फंड, जो स्कीम में प्रोवाइड करा है स्केल उसके अपर, उसके ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए सैलरी। अब स्कीम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है स्कीम्स। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू फ्रेम स्पेसिफिक स्कीम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर एम्प्लॉय एंड स्पेसिफाइड विच एस्टेब्लिशमेंट्स आर कवर्ड। यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कौन कौन कवर होता है, तो वो बाद में आता है, अभी तो सिर्फ ये पढ़ो कि स्कीम क्या है। पेंशन स्कीम एक है, सुपरएनुएशन, रिटायरिंग और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। यहाँ पे विडो, विडोवर, चिल्ड्रन, ऑर्फन, नॉमिनी जो भी है एम्प्लॉय के उनकी पेंशन यहाँ पे कवर होती है। मैंने सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट में क्या फर्क है, फर्स्ट पार्ट में जो डेफिनेशंस मैंने कवर किए ना वहाँ बताया। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इडली, ये जो है इंश्योरेंस वाली स्कीम है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, डेथ होती है सपोज कोई एम्प्लॉय की तो उनको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, तो वो उनके लिए अलग स्कीम है ये इडली। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर स्कीम है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए एक अलग स्कीम बनाई है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है फ्रेम करने की, सारी स्कीम। और मॉडिफाई करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, ऐड करो, कुछ अमेंड करना है, कुछ वेरी करना है स्कीम, ठीक है। प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब आगे आने वाले टाइम से या फिर पिछले टाइम से भी अप्लाई कर सकती है, जो भी करना है। फिर देखो फंड, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक फंड है। दिस सेक्शन एस्टेब्लिशेस 3 प्राइमरी फाइनेंशियल पूल यूज्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट अंडर ईपीएफ चैप्टर। तो प्रोविडेंट फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड है। देखो जब भी कोई प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट तो आई होप यू नो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको जो जॉब दिया है वो एम्प्लॉयर है, तो जो भी इसको सैलरी आ रही है ना, उस सैलरी का कुछ पोर्शन 10% मान लो, तो 10% एक अलग से फंड में जाता है, और एम्प्लॉयर जो है वो अपनी जेब से अलग से 10% दे रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, एक फंड में जा रहा है। और जब आप रिटायर हो जाओगे, एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाएगा तो वो फंड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एम्प्लॉय को वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ फंड है, ताकि रिटायरमेंट के एज में आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन रेट जो है वो फिक्स करता है गवर्नमेंट। कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, 10% ऑफ वेजेस, मतलब इसकी सैलरी जो भी है, सपोज 30,000 है या फिर 30,000 मान लो सपोज, तो 30,000 का 10% कितना हुआ, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये इसकी सैलरी से कटेंगे, ठीक है। 3,000 रुपये इसकी सैलरी से कट के पीएफ में जाएगा, और 3,000 रुपये अलग से ये जो एम्प्लॉयर है ये अपनी जेब से देगा, ठीक है, पीएफ में। तो जितना ज़्यादा सरकार बोलेगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयर को उतना अपनी जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ पोर्शन उसको सैलरी से काट के देना है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपना अपना पोर्शन तो वो अपनी जेब से दे रहा है, और जो भी सैलरी इसको दे रहा है वो सैलरी देते टाइम पीएफ का पैसा काट के उसको सैलरी देता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है पीएफ का, ठीक है। अब देखो एक्ट में क्या लिखा है, एम्प्लॉयर मस्ट पे 10% ऑफ द वेजेस फॉर ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय जो काम पे रखा है उसका वेजेस का 10%, 30,000 का 10%, फॉर एग्जांपल 3,000। तो एम्प्लॉय को अपनी जेब से 3,000 देने हैं इस फंड में, और इसकी सैलरी से 3,000, तो टोटल 6,000 रुपये मंथली इस एम्प्लॉय के पीएफ में जाएंगे इसके नाम से, ठीक है। और जब रिटायर होगा तो उसको वो पैसा मिलेगा। जब रिटायर होगा या फिर जब भी वो उसको जरूरत पड़े, विड्रॉल कब विड्रॉ कर सकता है, क्या कर सकता है, उस पर अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया, मैंने अलग से उसको वीडियो में कवर किया है। तो पीएफ का पैसा आप कब विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
वो उस वाले वीडियो में आप जाके देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो वो वीडियो मैं वहां पे ऊपर डाल दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है, या फिर बाद में भी देख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट अपडेट वहां पे आया है, विड्रॉल के लिमिट्स, विड्रॉल कितने बार कर सकते हो, वहां पे सारे चेंजेस हुए, कितना टाइम आपको काम करना पड़ेगा तब जाके आपको पीएफ का पैसा मिलेगा, वहां पे चेंज किया है। पहले 7 साल आपको काम करना पड़ता है तब आप विड्रॉ कर सकते हो, अब 7 साल को घटा के 12 महीने सिर्फ कर दिया है, तो बहुत बड़ा चेंज आया है। तो वो आप देख लेना वीडियो, वो वीडियो मस्ट है यार, देख लो, या तो करंट अफेयर्स में कवर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय मैच, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट इक्वल टू द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ऑलरेडी बताया कि ये अगर इसका सैलरी 10% जा रहा है तो इसको 10% देना ही देना है। लेकिन ये अगर सपोज 15% दे सकता है कि अपनी सैलरी में से, सपोज कोई एम्प्लॉय है वो बोलेगा मेरी सैलरी जितनी है उसका 15% मुझे पीएफ में डालना है, तो डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम इसको 10% तो डालना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन अगर ज़्यादा चाहे तो कोई एम्प्लॉय ज़्यादा भी डाल सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर पे कोई कंपल्शन नहीं है। ये सपोज 15% डाल रहा है तो एम्प्लॉयर पे कोई कंपल्शन नहीं है कि वो भी उतना ही अमाउंट डाले, उसको बस एक मिनिमम अमाउंट लिख के दिया है कि 10% डालना ही होगा, तो वो 10% डाल सकता है। अगर वो चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकता है, जितना इसने दिया है वो मैच कर सकता है। तो वो टोटल एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैच करना है या मैच नहीं करना, या जो भी एक्ट में लिखा है 10% 12% उतना ही देना है, ठीक है। तो मोस्टली सारे एम्प्लॉयर जो एक्ट में लिखा है उतना ही देते हैं, कौन ज़्यादा देगा यार, मतलब है ना, इनका तो अपनी जेब से देना है ना एम्प्लॉयर को, 10% 12% जो भी है सैलरी का, तो मोस्टली एम्प्लॉयर उतना ही देते हैं पैसा। और एम्प्लॉय अगर चाहे, अगर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट में ज़्यादा पैसा मिले तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है पीएफ में, 12% 15% 20% जितना चाहे वो कर सकता है, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। तो वही है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है एम्प्लॉयर का, लेकिन एम्प्लॉयर चाहे तो ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर पे कोई मैंडेटरी नहीं है, दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू मैच अमाउंट अबव द स्टैंडर्ड रेट। अब 12% का रूल देखो, गवर्नमेंट चाहे तो 12% कर सकता है ये रेट बढ़ा के, एक्ट में 10% लिखा है, चाहे तो उसको बढ़ा के 12% कर सकता है। अभी करंट सिचुएशन क्या है, मोस्ट जगह पे 12% ही है, कुछ जगह है जहाँ पे 10% है, ठीक है। अभी करंट जान लो, जहाँ 12% ही है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट में 12% है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट ऐसे है जहाँ पे अभी भी 10% है। तो ठीक है, एक रेट नहीं है, वैरी करते हैं रेट। अभी समझो पेंशन फंड क्या है, पेंशन फंड इज फ्यूल्ड बाय पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, मतलब ये जो एम्प्लॉय मैंने बताया इसका सपोज 3,000 जा रहा था ना, तो ये जो पैसा जा रहा है उसका, ये जो पैसा पीएफ में जा रहा है, इसी पैसे में से कुछ अमाउंट पेंशन के लिए जाएगा, ठीक है। मतलब पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ में 3,000 जा रहा था ना उसका, मैंने जो एग्जांपल दिया, तो उसका कुछ पोर्शन कहाँ पे जाएगा, पेंशन फंड में जाएगा। अब कितना जाएगा, जो भी इसका पीएफ में पैसा जा रहा है उसका एम्प्लॉय का जो भी वेजेस है उसका मैक्स टू मैक्स 8.33%, एम्प्लॉय का वेज 30,000 था तो उसका 8.33% मैक्स टू मैक्स उतना पेंशन फंड में जाएगा। इससे कम भी जा सकता है, ऐसा नहीं, मैक्सिमम पे लिमिट लगाया है, मैक्स टू मैक्स 8.33%, सो दैट कंट्रीब्यूशन कैन नॉट एक्सीड 8.33% ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस, ठीक है। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन पूछ चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इडली डिपॉजिट लिंक्ड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस क्या है, ये मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस है, अगर डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, तो उसका प्रीमियम देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो जो है वो एम्प्लॉय नहीं देता, वो कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस खरीदे जाओगे तो आपको खुद को प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन जो एम्प्लॉई है, जो एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट अगर कवर है स्कीम में,
तो वहां पे एम्प्लॉय को अपने जेब से नहीं देना, वो एम्प्लॉयर देता है, मतलब एम्प्लॉयर कट करता है, ठीक है। एम्प्लॉयर मस्ट पे अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ द वेजेस, मतलब एम्प्लॉय के जो वेजेस है उसका नॉट एक्सीडिंग 1%, मैक्स टू मैक्स 1% into this fund, insurance linked deposit fund, to provide life insurance benefit। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये जो फंड है ना, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी पैसे चाहिए ना, किसको कितना पैसा देना है, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए लोग होते हैं। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो टोटल एम्प्लॉयर पे करता है। एम्प्लॉयर मस्ट पे एडिशनल सम, और एडिशनल सम कितना है, अप टू 1/4 ऑफ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन में वेजेस का मैक्स टू मैक्स 1% जा सकता है, तो इसका 1/4, मतलब यहाँ पे अगर वेजेस का सपोज 1 रुपया जा रहा है तो यहाँ पे उसका 1/4 25 पैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा टू कवर द एक्सपेंस ऑफ रनिंग द इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस स्कीम रन करने के लिए भी जो पैसा चाहिए ना, तो वो भी एम्प्लॉयर देगा। तो यहाँ पे देखो रिवाइज किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसलिए मैंने रिवाइज किया। पीएफ का पैसा फिक्स है 10% या फिर जहाँ पे लिखा है 12%। पेंशन का पैसा कितना जा रहा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन जो वेजेस है उसका मैक्सिमम 8.33% ऑफ वेजेस ये पेंशन फंड में जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा जा रहा है, जो वेजेस है उसका मैक्स टू मैक्स 1% पैसा वेजेस के लिए जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए यहाँ पे जितना पैसा जा रहा है इंश्योरेंस के लिए उसका मैक्सिमम 25% कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए जाता है, ठीक है। तो ये आई होप दिस इज क्लियर। आपको बस ये नंबर याद रखने हैं कि इंश्योरेंस में मैक्स टू मैक्स 1% ऑफ वेजेस, पेंशन में मैक्स टू मैक्स 8.33% ऑफ वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 25% ऑफ इडली कंट्रीब्यूशन, बस ये याद रखना है। बट कंसेप्ट भी मैंने क्लियर किया। अब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कौन कितना पैसा, ठीक है। सपोज एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसने कॉन्ट्रैक्टर को काम पे लगाया कि तुम जाके वर्कर ले आओ, तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर ले आए, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है कंट्रीब्यूशन, ये जो वर्कर लाया है इनका पैसा एम्प्लॉयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर के बिल से कट कर सकता है, वही लिखा है यहाँ पे, रिकवर दैट मनी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसा पीएफ का पैसा कौन देगा, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय दोनों देंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक अलग हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर एक अलग हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर ने वर्कर्स को लाया है, ठीक है, ये सारे वर्कर्स है सपोज, तो वर्कर्स का भी कंट्रीब्यूशन, वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन तो जाएगा ही जाएगा पीएफ में। अब सवाल ये है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है वो तो ठीक, नहीं दिया तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इससे रिकवर करके ये देगा, ठीक है। तो जाना इतना ही है एम्प्लॉयर के साइड से और वर्कर के साइड से। बस कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ने दिया तो कोई बात नहीं, वो तो वहां से पहुंच गया, फिर इसको देने की जरूरत नहीं, ये नहीं देगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया तो ये देगा, और जो दिया है वो इससे रिकवर कर लेगा ये बाद में। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर कैन डिडक्ट ओनली एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी। ये जो वर्कर है इनकी सैलरी से इनका एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है यही सिर्फ कट करेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं कट करेगा। ऑफ कोर्स जो भी वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन है सैलरी से उतना ही कट होगा ना, ज़्यादा क्यों कट करेंगे, नहीं करते। और वर्कर्स प्रोटेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर कैनॉट डिडक्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फ्रॉम वर्कर्स सैलरी, ओनली एम्प्लॉयज ओन शेयर कैन बी डिडक्टेड। मतलब खुद एम्प्लॉय का जितना शेयर है उतना ही ये कट कर सकते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर, उससे ज़्यादा नहीं कट कर सकते। अब देखो ये जो फंड है ये इनकम टैक्स के अंडर मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया गया, वही बात है यहाँ पे। अब सपोज कंपनी ने क्या किया, पेमेंट नहीं दिया, पीएफ का पैसा नहीं दिया, तो वो जो है फेल हो गया, सपोज डिफॉल्ट कर गया, तो वो दैट विल एक्ट एज लीगल चार्ज ऑन असेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मतलब वो अगर असेट बिकता है तो ये जो पीएफ का पैसा है वो बेच के
पीएफ का पैसा देंगे, जो भी असेट बेच के पैसा आया वो असेट बेच के देंगे। और प्रायोरिटी स्टेटस का मतलब असेट बेच के जितना पैसा आया सबसे पहले ये पीएफ का पैसा उसमें से जाएगा, मतलब जो एम्प्लॉय है उनका पीएफ का पैसा उसमें से जाएगा। सो दिस कंट्रीब्यूशन मस्ट बी पेड इन प्रायोरिटी और अदर डेट, मतलब कंपनी ने सपोज बैंक से कर्जा लिया है, यहाँ से वहाँ से बहुत जगह से कर्जा लिया है, लेकिन वो कर्जा बाद में चुकता करेंगे, पहले अपने एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा जमा करते हैं वो। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये एक है कि ये एक्ट कौन से एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई नहीं होता। तो स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो दोज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एम्प्लॉइंग फ्यूअर देन 50% एंड वर्किंग विदाउट एड ऑफ पावर, जहाँ पे 50 से कम लोग काम कर रहे हैं और विदाउट एड ऑफ पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो एग्जेम्प्टेड है, उन पे ये एक्ट लागू नहीं होता। देन गवर्नमेंट लिंक्ड इस्टेब्लिशमेंट, कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे एम्प्लॉय उनको ऑलरेडी मिल रहा है प्रोविडेंट फंड का पैसा या फिर ओल्ड एज पेंशन अंडर गवर्नमेंट रूल्स, तो गवर्नमेंट से लिंक इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ऑलरेडी रिसीव हो रहा है सिमिलर, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। कुछ इस्टेब्लिशमेंट स्टैट्यूटरी है, मतलब लॉ के अंडर बनाई है, वहाँ के एम्प्लॉय को सिमिलर बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। कुछ बेनिफिशियरी एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी है जिनको ऑलरेडी पीएफ बेनिफिट सिमिलर मिल रहा है, जो कोर्ट स्टार्ट होने से पहले जो एक्ट था उनके अंडर जो बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहे तो बता सकता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। फिर हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कुछ एम्प्लॉयर हैं दे कैन मेंटेन देयर ओन प्रोविडेंट फंड, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो, इन्फोसिस, तो ये क्या करते हैं ना, अपना ये अगर चाहे तो अपना खुद का पीएफ का फंड चला सकते हैं। तो ये बोले कि हम सरकारी फंड में पैसा नहीं डालेंगे, अपना खुद का फंड बनाएंगे, तो वहाँ के क्या एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे क्या रूल्स है वो देखते हैं। लार्ज एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो अपना खुद का प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन कर सकते, मैनेज कर सकते, लेकिन वहाँ पे क्या है, कम से कम 100 या फिर ज़्यादा 100 या फिर ज़्यादा एम्प्लॉय वहाँ पे काम करने चाहिए। और एप्लीकेशन जो है वो जॉइंटली करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयर है एंड मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ ये अगर मिलके एप्लीकेशन दे दे तो फिर वो अपना खुद का पीएफ का पैसा, मतलब पीएफ फंड क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एलिजिबिलिटी याद रखो, ये एग्जाम में पूछेंगे, ऑलरेडी आई थिंक पूछ चुके हैं। सो मस्ट एम्प्लॉय 100 और मोर पर्सन्स, अगर लार्ज एस्टेब्लिशमेंट है तो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए और एप्लीकेशन जॉइंटली करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 साल का एक क्लीन रिकॉर्ड का रूल है, मतलब आप आज अप्लाई करने जा रहे हो तो पिछले 3 साल का आपका रिकॉर्ड देखेंगे। पिछले 3 साल में अगर पीएफ का पैसा देने में आप डिफॉल्ट कर चुके हो या फिर दिया नहीं है, फिर डिले किया, या फिर ऑफेंस कोई भी इस एक्ट के अंदर कमिट किया, जैसे डिले किया या फिर कम दिया, तो जो भी ऑफेंस अगर आपने एक्ट के अंदर ये किया है पिछले 3 साल में, तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट हैव योर ओन पीएफ अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 साल याद रखना कि लास्ट के 3 साल आपके क्लीन होने चाहिए, रेगुलर पीएफ दे रहे हो, कोई वायलेशन नहीं है, तभी आप अपना खुद का पीएफ का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक बार ये क्रिएट हो गया तो एम्प्लॉयर ने अकाउंट मेंटेन करना है, रिटर्न सबमिट करनी है टाइम टू टाइम, जो भी डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशंस को टाइम टू टाइम डिपॉजिट करना है। इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करना है, गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस उनको खुद से देने। और अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये कुछ कर रहे, ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर कर रहे या फिर ऑफेंस कोई हो रहा है इनसे, तो वो गवर्नमेंट कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन उनको एक बार एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू हियर, मतलब उनको एक बार सुनो कि उनका साइड भी सुनो। ट्रांसफर अकाउंट, अगर कोई एम्प्लॉय कवर्ड है, पीएफ एक कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे पीएफ उसका टाइम टू टाइम जा रहा है, मतलब वो पीएफ एक्ट अंडर कवर है, और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में गया, सपोज वहाँ पीएफ कवर है तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर मतलब होता है उसका, और पीएफ कवर नहीं है तो भी वो ट्रांसफर होगा, मस्ट बी ट्रांसफर्ड।
और नॉन कवर्ड टू कवर जा रहा है तो भी ट्रांसफर करना है। नॉन कवर्ड मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का फंड पीएफ में नहीं है, उनका खुद का कुछ तो प्राइवेट फंड होगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा गवर्नमेंट वाले में, या फिर जैसे भी ये एक्ट में लिखा है वैसे वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ अकाउंट हो सकता है। फिर लास्ट, आई थिंक ये लास्ट है, हाँ। फिर अपील टू ट्राइब्यूनल। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ लीगल रेमेडी फॉर एम्प्लॉयर। सपोज कोई एम्प्लॉयर है, उसको अपील करना है, ऑफिशियल ऑर्डर कोई आया है उससे वो डिसएग्री करता है तो उसको अपील करना है तो वो कर सकता है। किस बात पे अपील करना है? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय अथॉरिटी रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यू, मतलब उसको पीएफ का पैसा कितना देना है, उस पे कॉन्फ्लिक्ट सपोज आ गया, इश्यू हो गया, वहां पे डिस्प्यूट हो गया कि एम्प्लॉयर बोल रहा है मुझे सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख देना है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही नहीं 1.5 लाख देने, तो डिस्प्यूट हो गया, तो गवर्नमेंट ने 1.5 लाख देना है ऐसा बोल दिया, ऑर्डर निकाल दिया, तो ये एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, वो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। कहाँ पे? ट्राइब्यूनल में। तो ये एक मुद्दा अगर है तो अपील कर सकता है। दूसरा, सपोज उसने टाइम टू टाइम पैसा नहीं दिया या फिर लॉ को वायलेट किया तो उस पर डैमेज लगेगा, मतलब पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी को भी चैलेंज कर सकता है। लेवी ऑफ डैमेज और पेनल्टीज जो भी डिफॉल्ट है फॉर डिफॉल्ट, तो उसको भी डैमेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है 25% रूल। मैंने बताया कि 1.5 लाख सपोज सरकार ने बोला है कि ऑफिसर ने सपोज बोला कि 1.5 लाख देने, वो बोल रहा है कि नहीं 1 लाख देने, तो अभी 50,000 को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये 25% डिपॉजिट रूल क्या है कि आप ट्राइब्यूनल में केस कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 25% अमाउंट, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 25% अमाउंट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को देना ही देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट कितनी है, ये बोल रहे कि 1 लाख देने, ये बोल रहे कि 1.5 लाख देने हैं, तो 50,000 को लेके डिस्प्यूट है, तो उसका कम से कम 25% अमाउंट आपको जमा करना है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, तभी आप अपील कर सकते हो। और ये किसको लेके? अपील रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ ड्यू, ये पहला वाला केस कितना देना है उस पर अगर ये करना है, उसको अगर अपील करना है तो ये फर्स्ट वाले में अप्लाई होता है। जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 25% पहले जमा करो आप, बाद में केस लड़ना। तो टाइमलाइन फॉर डिसीजन, ट्राइब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू एंडेवर टू रिजॉल्व एंड डिसाइड द अपील विद इन 1 ईयर फ्रॉम द, यहाँ पे देखो 1 साल का टाइमलाइन दिया है, 1 ईयर, मतलब जब से आपका डिस्प्यूट हुआ है तब से 1 साल के अंदर ये हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी नेक्स्ट चैप्टर 4 है, या अभी आई थिंक 40 मिनट के ऊपर हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा, नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, देखो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है, ये 25% डिपॉजिट रूल, टाइमलाइन, ये सब याद रखो, जहाँ पे स्टार मार्क के रखा है वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखना, इस पे सोशल सिक्योरिटी कोड 5-6 वीडियो में आई थिंक कवर हो जाएगा, आई थिंक ये ठीक है, ये तीसरा वीडियो में ये, और बाकी जो भी है वो कवर करूँगा मैं। सो थैंक यू फ्रॉम मी, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपको लाइक करना है तो लाइक कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा कि अच्छे से कवर किया है तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो, आने वाले वीडियो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन, आई होप इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू।